हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। साथियों, अक्सर कई मामलों में देखने को मिलता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े की वजह भले ही दहेज ना हो, दहेज के अलावा कुछ भी हो, लेकिन जब झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ जाता है, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, तो उसको डाउरी का कलर दे दिया जाता है। दहेज की मांग करना, दहेज की मांग को लेकर के फिजिकली मेंटली टॉर्चर करना, इस तरीके के आरोप लगा करके एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। कई मामलों में यह भी देखने को मिलता है कि ना सिर्फ हस्बैंड बल्कि हस्बैंड के परिवार के वो तमाम लोग, भाई बहन जिनकी शादियां हो चुकी हैं पहले ही और वो कहीं दूर रह रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, सेटल हैं अपनी फैमिली के साथ, उनके भी नाम डाल दिए जाते हैं। उनकी भी नामजद एफआईआर कर दी जाती है या तो मुकदमों में उनको नेम्ड कर दिया जाता है। इसी तरीके का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा अभी डिसाइड किया गया है। वैसे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और डिफरेंट हाई कोर्ट के द्वारा 498 ए के मिसयूज को लेकर के लगातार जजमेंट आते रहते हैं। मैं भी कई लैंडमार्क जजमेंट पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आता रहता हूं। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। मेरा यह बिल्कुल कहने का मकसद नहीं है कि जेन्युइन केसेस नहीं होते, डेफिनेटली जेन्युइन केसेस होते हैं, लेकिन जहां एक तरफ जेन्युइन केसेस होते हैं वहीं दूसरी तरफ इन केसेस का मिसयूज भी होता है। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, जो ये केस हाईकोर्ट पहुंचा, इसके फैक्ट क्या थे और फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा किस तरीके की टिप्पणी की गई और क्या जजमेंट दिया गया। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट नहीं करते तो सब्सक्राइब करने के बाद भी फ्यूचर में जो वीडियोस अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। और ये कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां अगर जरूर आपके काम आती हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें, जिससे कि और भी लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचती भी रहें। सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट पर ब्रीफ में एक नजर डालते हैं। इस मामले में 2007 में शादी होती है और शादी के तुरंत बाद चूंकि पति जो था वो अमेरिका में, यूएसए में जॉब करता था, तो अपनी पत्नी को लेकर के अमेरिका चला जाता है और वहां पर ये लोग 7 वर्षों तक रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। इसी दौरान दाम्पत्य संबंधों से 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। 2014 में ये लोग वापस इंडिया आते हैं और नोएडा में संयुक्त नाम से एक फ्लैट खरीदते हैं। हाँ दोस्तों, ज्वाइंट नाम से एक फ्लैट खरीदते हैं और साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसी के कुछ दिनों के बाद आपस में डिस्प्यूट होने लगता है। पत्नी के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि जो उसका पति है वो किसी महिला से काफी ज्यादा देर तक लंबी लंबी बातें करता रहता है मोबाइल पे, और ना सिर्फ अभी बल्कि यह भी कहा जाता है कि अमेरिका में रहने के दौरान भी यह लंबी बातें करता रहता था और उस महिला के साथ अवैध संबंधों को लेकर शक किया जाने लगता है। 2014 से पहले किसी तरीके का कोई आरोप नहीं लगाया गया था, इस बात को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, हस्बैंड के द्वारा यह भी कहा जाता है कि इस तरीके के आरोप झूठे हैं। जब हम अमेरिका में रहते थे तो इसके माता पिता को हमने अपने खर्चे पे बुलाया और अमेरिका में कई जगह पर घुमाया, जिसके सारे एक्सपेंसेस मेरे द्वारा वहन किए गए, यह बात पति के द्वारा कही जाती है। बहरहाल मामला बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है कि पत्नी के द्वारा एक एफआईआर दर्ज करा दी जाती है अपने मायके में, इलाहाबाद में, थाना सिविल लाइन में। एफआईआर 498 ए 506 120 बी आईपीसी और 3/4 डीबी एक्ट में ये एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाती है। मैं यहां पर आपको यह भी बताता चलूं कि उस एफआईआर में हस्बैंड के साथ साथ उस महिला को भी नामजद आरोपी बनाया गया था, जिसके साथ हस्बैंड बात करता है, यह आरोप लगाया गया था। अब चार्जशीट आने के बाद हाईकोर्ट के समक्ष 2 रिट दाखिल की जाती है। तो देखते हैं कि हाईकोर्ट में क्या आर्गुमेंट किया जाता है और फाइनली हाईकोर्ट में क्या होता है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष, जैसा मैंने कहा कि 2 482 दाखिल की जाती है।
एक 482 नंबर 4956/2019 नवीन कुमार वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और दूसरी 482 उस महिला के द्वारा दाखिल की जाती है जिसके ऊपर शक किया जाता था कि उसका पति उसके साथ संबंध रखता है। श्रीमती नेहा त्रिपाठी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 482 नंबर 91120/2019। और इन दोनों 482 की जो याचिकाएं थी दोनों की एक साथ सुनवाई की जाती है। यहां पर आर्गुमेंट में हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही लैंडमार्क और पुराने केस का हवाला दिया जाता है। स्टेट ऑफ हरियाणा भजन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इस मामले का हवाला दिया जाता है। 1992 का जजमेंट है, पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इस केस में कहा गया था कि अन्य कारणों से ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, दहेज की मांग नहीं है। इसमें एफआईआर दर्ज कराई गई थी 498A को लेकर, लेकिन कोर्ट ने यह कहा था कि दहेज की मांग के पीछे यह मुकदमा नहीं लगाया गया। जो मुकदमा दर्ज कराने का कारण है वो डाउरी डिमांड नहीं है, बल्कि कुछ अन्य कारण हैं, इसलिए इसको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन माना गया था। साथियों, पत्नी की तरफ से एक और आरोप लगाया जाता है कि शादी के बाद से ही वो जो महिला थी नेहा, ना सिर्फ लंबी बात होती थी बल्कि मेरे पति को भड़काती भी थी कि वो मुझसे डाइवोर्स ले ले। इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच दोनों तरफ के आर्गुमेंट को सुनती है, डिटेल में सारी फाइल को, सारे डॉक्यूमेंट्स को पहलूज करती है, अवलोकन करती है, और इसके बाद महत्वपूर्ण टिप्पणी करती है। हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त टिप्पणी की जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। यह कहा जाता है कि विवाद महिला से बात करने के शक को लेकर के। हाँ दोस्तों, यह कोर्ट डिमांड ऑफ डाउरी की स्टोरी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, जो कि 9 साल बाद शुरू हुई, वो भी 2 बच्चे होने के बाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा यह कहा जाता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले का जो रूट काज है, प्रॉब्लम की, समस्या की जो जड़ है, वो स्ट्रेंज्ड रिलेशनशिप है। उस महिला के साथ जो संबंधों का आरोप लगाया था वो है, डाउरी डिमांड नहीं है, जैसा कि एफआईआर से रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ और लैंडमार्क जजमेंट का हवाला दिया जाता है। हालांकि उन जजमेंट्स पे भी मैं समय समय पर वीडियो लेकर के आया हूं। आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उन वीडियोज का। एक केस था कमलेश पुंजियार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2005 का मामला था। डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। 3 महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस किया जाए, 3 महत्वपूर्ण ओकेजन्स को डाउरी डिमांड को लेकर के। पहला ओकेजन कि शादी से पहले डिमांड की जाएगी। दूसरा, या तो शादी के समय डिमांड की जाएगी डाउरी की, या शादी के बाद किसी भी समय डिमांड की जाएगी। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि जो कस्टमरी पेमेंट होता है, जो रीति रिवाजों के चलते अगर कोई दान दक्षिणा भेंट कुछ दी गई है, उसको डाउरी नहीं माना जाएगा। दूसरा मामला गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2012 का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। 498A के संबंध में इसका जिक्र किया जाता है। अचिन गुप्ता स्टेट ऑफ हरियाणा भी लास्ट ईयर 2024 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया था, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। कहे कसा कौसर 2022 का लैंडमार्क जजमेंट मेरा वीडियो आया था, उसको आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत सराहा है। तो इस तरीके से इन महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क का जजमेंट हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा किया जाता है। और इन तमाम चीजों को करने के बाद कोर्ट यह पाती है कि इस मामले में दहेज की मांग का कोई सबूत नहीं पाया जाता, बल्कि ये शक था उस महिला को कि उसके पति के फलानी महिला से संबंध है। इसी वजह से डाउरी की स्टोरी बनाई गई, और यह कहते हुए चार्जशीट को, सारी कार्यवाही को क्वैश कर दिया जाता है। तो यह एक और महत्वपूर्ण फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का 498A के मिसयूज के बारे में। दोस्तों, यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।